मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है मुद्रण और शाख। मुद्रा मीन्स पैसा। आपको पता है मनुष्य का जीवन उपार्जन करने के लिए पैसे की बहुत ही ज़रूरी है, और पैसा है तो पहले तो हमको शाख यानी विश्वास की ज़रूरत होती है। बात करें वस्तु विनिमय प्रणाली की, तो जो मानव की आवश्यकताएं हैं और ज़रूरतें हैं बढ़ने के साथ साथ उसकी उसकी क्या हो रही है, आत्मनिर्भरता भंग हो रही है। उसने अपनी अतिरिक्त वस्तुएं दूसरों को देकर उसने अपने लिए उपयोगी वस्तुएं लेना प्रारंभ कर दी है। इसी व्यवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली नाम दिया गया है। बात करें तो विनिमय की वह प्रणाली जिसके लोग एक चीज के बदले दूसरी चीज की लेन देन करते हैं, विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। मुद्रा का प्रचलन आज से नहीं, आदि से हुआ है। शुरू होने से पहले लोग इसी प्रणाली का प्रयोग करते हैं, यानी पैसा न रहे तो आदमी अपना जीवन अच्छे से जी नहीं सकता है। आज भी कुछ लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं जीवन में, कि ताकि अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। और क्रय विक्रय के माध्यम के रूप में जिस आश्चर्यजनक चीज का आविष्कार हुआ वही क्या कहलाया, मुद्रा ही था, यानी पैसा ही था। मुद्रा ने विनिमय को समाप्त कर क्रय विक्रय को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप देखा गया जो देशी हैं और विदेशी लोग क्या कर रहे हैं, व्यापार का विकास हुआ। तो मुद्रा से आशय उस वैधानिक वस्तु से लगाया जाता है जो भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है, यानी अर्थव्यवस्था, यानी मनुष्य अपना जीवन उपार्जन करने के लिए नई नई तकनीकों को ढूंढ रहा है। अब मुद्रा का काम वस्तु और सेवा क्रय विक्रय कर रहा है, यानी कोई ना कोई काम धंधे में लगा हुआ है जिससे इंसान पैसा कमा सके। मुद्रा देश की सरकार निर्गत कराती है जिसे उसकी स्वीकृति प्राप्त होती है। और लोगों का क्या है, साख का शाब्दिक अर्थ ही होता था विश्वास, यानी जब हम पैसा कमाएंगे तो पैसे के जरिए पहले विश्वास होना चाहिए तो हम पैसा कमा सकते हैं। बात करते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या था। वस्तु विनिमय के लिए जरूरी शर्त थी कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग था, यानी ये वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी हुआ करती थी। मान लीजिए कि आपके पास एक सेब के बदले एक केला चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसे अपने केले के बदले एक सेब चाहिए था। ऐसे दो लोगों को ढूंढना होगा जो इसके दूसरे का साथ बदल देना चाहते थे। यानी बात करें तो मुद्रा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक अनिवार्य अंग था। जैसे बाजार से दूध, ब्रेड, चाय या पुस्तक, सब्जी, फल या पुस्तक, औषधि, जूते, वस्त्र खरीदने से मुद्रा की सक्रिय भूमिका निभाती थी, वैसे जैसे मुद्रा यानी लेन देन को ही हम विनिमय कहा जाता था। यह माध्यम था जिसके द्वारा वस्तुओं को और सेवाओं को बेचा और खरीदा जाता था। और एक ये क्या कहलाता था, पैसा कहलाता था। पैसे को ही हम मुद्रा कहते थे। लेकिन सबके पास ये पैसा नहीं होता था। लोग जिसके पास होता तो बहुत खुशी से रहते थे, लेकिन जिसके पास नहीं होते तो बहुत उदास रहते थे। कुछ मामलों में देखा गया कि ये लेन देन के समय मुद्रा का आदान प्रदान नहीं होता था, और उस अवस्था में भुगतान को बाद में करने का वादा कर दिया जाता था। लेकिन विश्वास क्या करते थे, हर व्यक्ति पे लोग विश्वास नहीं करते थे, यानी शाख यानी विश्वास नहीं किया जाते थे, इसलिए लोग काम पे उनको नहीं रखते थे। बात करते हैं कि जैसे आपको गेहूं के लिए मैं आपको जूते दूंगा, यानी एक बदले कोई गेहूं देता था, उसके बदले जूता इंसान देता था, आयात निर्यात करता था। जैसे मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। लोग कहते थे मुझे जूते नहीं कपड़े चाहिए, लेकिन मुझे जूते चाहिए लेकिन मेरे पास गेहूं नहीं है, लेकिन जूते चाहिए मुझे गेहूं नहीं। यानी सबको पास क्या करते थे कि व्यक्ति के पास मुद्रा होने पर भी उसे कहीं भी वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकता था। पैसा रहे तो जो भी चाहे वो खरीद लेता था। लेकिन मुद्रा क्या करता था, भुगतान का समय सुगम एक माध्यम होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति मुद्रा लेना चाहता था, जिसमें वो व्यापारी भी बन सकता था, जूता बेच सकता था, गेहूं खरीद सकता था। उसके माध्यम से उसके दोनों काम एक सरल पूर्वक संपन्न हो जाते थे। जो पैसे से दो जूते, दो पैसे, गेहूं, दो व्यक्ति को वस्त्र खरीदना चाहता था और मुद्रा देकर के वो खरीद सकता था। इसी को दोहरा संयोग कहा जाता था। ये तो था दोहरा संयोग के बारे में। बात करते हैं मुद्रा यानी पैसे की बात करें तो मुद्रा एक माध्यम था जिसके जरिए हम किसी भी चीज को विनिमय द्वारा प्राप्त किया जा सकता था, नहीं किसी के माध्यम से खरीदा और बेचा जा सकता था। मुद्रा ऐसा था। बात करें दूसरे शब्दों में, मुद्रा के बदले हम जो चाहे खरीद सकते थे। मुद्रा के तौर पे सबसे
पहले सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ तो आज से नहीं, प्रारंभिक काल से में अनाज, कौड़ियाँ और पशु मुद्रा की तरह प्रयोग किए जाते थे। जब बाद में तांबा, चांदी और सोना आदि धातुओं के सिक्के मुद्रा बन जाते थे। जैसे देखा गया तो जो प्रारंभिक सिक्के थे लगभग आज से नहीं 25 वर्ष पुराने दिखाए जाते थे। जैसे गुप्त काल सिक्के, तुगलक वंशिक सिक्के और अकबरकालीन सोने के मोहरे होते थे, आधुनिक सिक्के होते थे। तो ये सारी चीज़ों को सिक्कों का प्रचलन हुआ करता था। शुरू में सिक्के सोने और चांदी जैसे महंगी धातुओं से ही बनाए जाते थे। बात करें जब महंगी धातुओं की कमी होने लगी तो साधारण वस्तुओं से ये सिक्के बनाए जाने लगे थे। उसके बाद सिक्कों के स्थान पे कागज के नोटों का इस्तेमाल होने लगा। आज भी कम मूल्य वाले सिक्के इस्तेमाल किए जाते हैं। सिक्के और नोटों को सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है और ये एजेंसी क्या था? देखा गया कि जो वर्तमान औद्योगिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा करेंसी के नाम से लोग उधार कर चुकी थी। आधुनिक करेंसी के कागज के नोटों से लेकर के धातु के सिक्के तक सम्मिलित हुआ करता था। और लोग क्या करते, आधुनिक काल यानी वर्तमान में लोग पत्र मुद्रा यानी कागज के नोटों को अधिक प्रचलन करते थे। सिक्के भारी होने के कारण ये चलन में कम रहते थे, यानी बहुत ज़्यादा ये भारी हुआ करते थे, इसलिए लोग चला नहीं। करेंसी मुद्रा विनिमय प्रणाली के माध्यम से, क्योंकि ये देश की सरकार द्वारा अधिकृत होती थी, जैसे कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता था। बात करें तो सिक्कों और नोटों को सरकार को द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा किया जाता था। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नोटों को जारी किया गया। भारत के करेंसी नोट पे आपको एक वाक्य लिखा हुआ था मिलेगा, जहां जो उस करेंसी नोट के धारक को उस नोट पर लिखी राशि देना वादा किया जाता था। बात करें तो मुद्रा के लाभ होते थे, यानी पैसे से लाभ क्या क्या होते थे। यह आवश्यकताओं के दौरान संयोग छुटकारा दिलाती थी, यानी जो मनुष्य की आवश्यकताएं थी उसको पूरा करती थी और जो भी दिक्कतें थी उनको छुटकारा दिलाती थी जिसके पास पैसा होता था। यह कम जगह लेती थी, इसे कहीं भी लाना और ले जाना आसान होता था, यानी पैसे को हम कहीं भी ले जा सकते थे, ला सकते थे, ये इतना आसान होता था। मुद्रा को आसानी से कहीं भी और कभी भी विनिमय के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, यानी कोई भी चीज़ को हम आसानी से खरीद सकते थे। आधुनिक युग में कई ऐसे माध्यम उपलब्ध हुए और जिनकी वजह से अब करेंसी नोट को भी भौतिक रूप से ढोने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी कहीं भी ले जाया जा सकता था, उसे इस्तेमाल किया जा सकता था। कहा गया भारत में भारतीय रिजर्व बैंक जो भी देश के केंद्रीय बैंक के केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता था, उसे भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की आज्ञा नहीं थी। लेकिन भारतीय कानून ही विनिमय के माध्यम के रूप में रुपयों को प्रयोग करने का अधिकार देता था। चाहे सौदे के भुगतान में कोई भी रुपए लेने से मना नहीं कर सकता था, लेकिन कानूनी रूप से रुपए भुगतान लेने से मना करना अपराध था। इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकृत करता था। ये तो था कि मुद्रा के जो लाभ थे। बात करें बैंक में निक्षेप या जमा करना। बैंक में निक्षेप का मतलब होता है जमा पूंजी, यानी जमा कैसे लोग करते हैं। जो अपनी आवश्यकताओं को या ज़रूरतों को पूरा करने में करेंसी के नोट की आवश्यकता होती थी, वो बैंकों में ले जाकर क्या करते थे, जमा करते थे। लोग अपनी मुद्रा को बैंकों में जमा करते थे। वे अपने साथ अपने पास दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति योग्य मुद्रा भी रखते थे, यानी जो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुद्रा यानी पैसा भी रखते थे। जैसे श्रमिक लोग, दिहाड़ी मजदूर तथा नौकरी पेशा लोग अतिरिक्त मुद्रा में बैंकों में निक्षेप कर देते, यानी जमा कर देते थे। उसे सुरक्षित रखने के साथ साथ ब्याज भी कमाते थे, यानी बैंक में ब्याज भी कमाते थे। बैंक उसे सदैव आवश्यकताओं अनुसार धन निकालने की सुविधा भी देते थे। बात करें बैंक खातों में जमा धन मांगने पर निकाला जा सकता था, इसे मांग जमा भी कहा जाता था, यानी जब भी जो पैसा होता था इकट्ठा बैंक में रखा जाता था, जब जरूरत होती थी वो निकाल भी सकते थे। मांग जमा का ग्राहक चेक के द्वारा भी निकाल सकता था। आपको पता होगा कि जो चेक के माध्यम बैंक पे नहीं जा सकते, चेक के माध्यम से लोग निकाले जा सकते थे। चेक बैंकों को खाता धारक को लिखित धन देने की लिखित आज्ञा देता था, यानी वैसे मुंह के बोल करके नहीं, यानी लिख करके धार देता था कि जो लिखित रूप से देगा उनको पैसा मिल जाएगा। चाहे खाता धारक एक निश्चित रकम के भुगतान के लिए चेक कटाता था।
वह अपने खाते से चेक द्वारा बैंक को दूसरे व्यक्ति को रकम देने का भी अधिकार दे सकता था। यानी चेक के माध्यम सिग्नेचर उसका हुआ है तो किसी के माध्यम से पैसे को निकाला जा सकता था। लिखित चेक की रकम खाते वाले बैंक के किसी भी नगर को शाखा से प्राप्त किया जा सकता था। ये तो था चेक के बारे में। जबकि जो बाकी राष्ट्र के लोग थे अक्सर बैंक को निक्षेप या जमा के रूप में रखते थे। बैंक में जमा धन सुरक्षित रखता था और ऊपर ब्याज भी मिलता था। लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे अपने बैंक में खाते में रखते थे, निकाल लेते थे। बैंक खाते में जमा राशि को ज़रूरत डिमांड के हिसाब से निकाला जाता था। जो आवश्यकता थी उनके अनुसार वो निकालते थे। इसलिए इस खाते के निक्षेप यानी जमा के डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता था। बात करें लोग अपना बकाया भुगतान करने के लिए चेक का भी इस्तेमाल भी करते थे, जहाँ चेक पर भुगतान पाने वाले व्यक्ति या संस्था का नाम भी भुगतान की जाने वाली राशि को भी लिखना शुरू होता था। यानी जब चेक में भुगतान करना होता था संस्था का नाम भी लिखा जाता था। भुगतान यानी कितना पैसा निकालना है उसमें लिखा जाता था। उस व्यक्ति का नाम भी लिखा जाता था और सिग्नेचर भी किया जाता था। उसके बाद चेक जारी करने वाले व्यक्ति को चेक के नीचे क्या करना होता था, हस्ताक्षर भी करना, सिग्नेचर भी करना होता था। इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भी भुगतान किया जा सकता था। बात करें डिमांड ड्राफ्ट को बैंक से खरीदा जा सकता था। यह दिखने में चेक की तरह होता था। डिमांड ड्राफ्ट पर भुगतान की जाने वाली राशि पाने वाले व्यक्ति या संस्था का नाम बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर होते थे। जहां बात करें तो ये पुस्तक विक्रेता एवं सलीम को पुस्तकों के आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना है और जिसके अलावा ये विशेष रकम का चेक लिखता था। अर्थात वह अपने बैंक को प्रकाशन का वह रकम देने का आदेश देता था जहाँ पुस्तक आपूर्तिकर्ता या चेक से ला करके अपने बैंक खाते में जमा कर देता था। धन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में तुरंत अंतरित हो जाता था। यह लेन-देन बिना नकद के आदरणीय के पूरा किया जा सकता था। चेक एक क्या था? रेखांकित था। जैसे कहा जाता था चेक साख का प्रारूप था। इसे मुद्रा को समझा जाता था यानी पैसा ही समझा जाता था। चेक से व्यक्ति अपने खाते में धन जमा भी कर सकता था, धन निकाल भी सकता था और इसे अपने खाता में जमा करने के लिए शेष खाते में शेष बढ़ भी सकता था। ये तो था चेक के बारे में।